आज आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम लोग जेटेट एवं आकलन परीक्षा के सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्या है, इससे आप कुछ एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो जल या अन्य द्रव में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो पदार्थ जल में या अन्य द्रव में घुल जाते हैं, तो जो घुल जाते हैं उसे कहा जाता है घुलनशील पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मिश्रण से अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, मिश्रण से अवयव को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पृथक्करण। क्या कहते हैं? पृथक्करण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है पूछ रहा है, तो मिश्रण कहते किसको हैं? जब किसी पदार्थ में एक से अधिक अवयव मिले हुए हों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। जैसे वायु आपका एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैस मिले हुए हैं, इसलिए यह क्या है? मिश्रण है। ठीक है, शरबत, शरबत क्या है? तो शरबत भी क्या है? आपका मिश्रण है। ठीक है, चीनी भी है, तो चीनी भी मिश्रण होता है, उसमें भी कुछ कुछ पदार्थ चीज मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, और साधारण नमक, साधारण नमक यह किस चीज का मिश्रण नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साधारण नमक। निम्नांकित में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है। अब यहाँ प्रश्न आ गया विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण कहते किसको हैं? तो देखिए, मिश्रण को दो वैरायटी में बांटा गया, एगो समांगी मिश्रण और एगो विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो जब दो पदार्थ आपस में मिल गए, ठीक है, मिलने के बाद उसके अवयवी कणों को, यानी कि जो कण मिले हुए हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से अलग नहीं कर सकते या पृथक रूप से नहीं देख सकते, वैसे कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे में दूध और पानी को मिला देंगे तो उसमें यह अलग करना मुश्किल होता है कि दूध किधर है और पानी किधर है। नींबू के रस को शरबत में मिला देंगे तो उसमें भी क्या हो पाएगा? नींबू का रस और पानी को अलग करना कठिन हो जाता है या फिर देख नहीं पाते उसके कणों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण, जैसे लोहे की छीलन और पानी को मिला देंगे, कुछ देर के बाद लोहा का छीलन पानी में बैठ जाएगा, तो यह कैसा मिश्रण है? विषमांगी। जो आपस में घुलनशील नहीं हो वैसे मिश्रण क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसमें बोला कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है, यानी कि विषमांगी मिश्रण सब है लेकिन कौन नहीं है। तो देखिए, जैसे गंदला जल, गंदला जल को कुछ देर छोड़ दिएगा तो वह क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक है, गंदला जल को छोड़ दीजिएगा कुछ देर तो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, यानी कि यह विषमांगी मिश्रण है। इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। धुआं में भी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे क्या है कि धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के भी छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ देर तक ऐसे अगर किसी चीज से धुआं को रोक देंगे तो उस पर कार्बन का परत बैठ जाएगा, यानी कि इसको में भी कण को हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, कागज की बात करें तो कागज भी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण कौन नहीं है? तो पीतल एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट है तेल और जल के मिश्रण को उसके अवयवों को किस विधि से अलग कर सकते हैं। तेल है और जल है, तो इसके अवयव को किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो तेल और जल के जो अवयव है ना, इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे तो वाष्पन विधि हो रहा है, लेकिन एक और भी विधि होता है, क्योंकि तेल और जल आपस में घुलता नहीं है, तो इसको हम लोग कीप पृथक्करण विधि से भी अलग कर सकते हैं। कौन विधि से? कीप पृथक्करण विधि। कीप पृथक्करण विधि, कीप पृथक्करण विधि से आप क्या कर सकते हैं? इसको अलग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि तेल और जल आपस में घुलते नहीं है, आप उसको एक कीप रहता है जिसका होता है पारदर्शी रहता है ना, ऐसे यहाँ मान लीजिए बना हुआ, इसमें डाल देंगे जल और तेल को, तो इसमें क्या होगा? कुछ देर के बाद तेल ऊपर हो जाएगा, जल नीचे हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे? नल के द्वारा निकालेंगे। जैसे ही क्या हो जाएगा?
जल खत्म हो जाएगा, हम यहाँ नल बंद कर देंगे तो जल और तेल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यह आपस में घुलनशील द्रव नहीं है। ठीक है। हाँ, अब रहा बात तेल और तेल के जब मिश्रण हो, तेल और तेल का मिश्रण हो, तो वहां पे हम लोग इसको कर सकते हैं आसवन विधि से अलग। ठीक है। आगे है कि जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो देखिए, कोई भी चीज जब पेंदी में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो जमने की क्रिया क्या कहते हैं, थिराना कहते हैं। क्या कहते हैं, थिराना। ठीक है। या इसको अवक्षेप भी कहते हैं, जो बच जाता है, बैठ जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर किसको देखेंगे, 7 को। 7 में क्या बोल रहा है आपको कि थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो थिराना के बाद उसको जब अलग अलग करेंगे तो उस विधि को कहते हैं निथारना। ठीक है। जल ठोस ठोस का विषमांगी मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। देखिए, ठोस ठोस का विषमांगी मिश्रण है, तो इसको अलग करना है, तो कैसे करेंगे, जब ठोस ठोस का विषमांगी मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, मैंने बहुत थोड़ा मात्रा में हो, जैसे मान लीजिए कि बालू है, उसमें छोटे छोटे पिन मिल गए हैं या कांटे मिल गए हैं, तो उसको कैसे अलग कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा है तो हम लोग वहाँ क्या कर लेंगे, या कोई और भी चीज़ मिल गया है, मान लीजिए कि कांटे मिल जाएगा तो उसको हम लोग चुंबकीय विधि से भी अलग कर लेंगे। ठीक है। या और भी कोई चीज़ मिल गया तो उसको एक को बिन बिन के भी अलग कर लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हस्तचयन विधि। काहे कि इसकी मात्रा बहुत कम है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रवों में निलंबित कणों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। द्रवों में निलंबित कण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है भारण कहे या छानना कहे, दोनों विधि से निलंबित कणों क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग कर सकते हैं। निलंबित कण माने जो कण का होते हैं उससे अलग हो जाते हैं, किसी भी विलयन से जो कण अलग हो जाएंगे ना, उसको क्या कहेंगे, निलंबन के कण। तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, कौन विधि से, छान के भी कर सकते हैं या भारण विधि से भी कर सकते हैं। जैसे लोहा का छिलन जो है पानी में मिला देंगे तो उसको हम लोग छान के भी अलग कर सकते हैं, या फिर छोड़ देंगे तो भार के साथ बढ़ जाएगा तो भारण विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नमक तथा लोहे के मिश्रण पृथक करने की विधि है। अब देखिए, लोहा है और नमक का मिश्रण है, तो लोहा है उसमें तो हम चुंबक द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको हम छोटे छोटे लोहे के कण हैं और नमक में मिले हुए हैं, तो वहाँ चुंबक घुमाएंगे तो सब छोटे छोटे लोहे के कण का हो जाएंगे, सट जाएंगे उसमें, यानी कि नमक से अलग हो जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, उसको विधि का नाम क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आप लोग को एक चीज़ हम बता दें कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप और जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर को मुफ्त में आकलन परीक्षा और जेटेट की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ वे भी उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के कीड़े को किस विधि से अलग करते हैं। तो चावल के कीड़ा को अलग करना है तो इसको क्या कर देंगे, हस्त चयन विधि। ठीक है, हाथ से चयन करके अलग अलग कर लेंगे। इस प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धान के दानों को डंडियों से पृथक किस विधि से किया जाता है। देखिए, यह टॉपिक बहुत ही आपको लगता है, अगर पढ़ लेते हैं तो लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, लेकिन यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है आपको आकलन परीक्षा और जेटेट परीक्षा के लिए। आप देखिएगा, आकलन परीक्षा आपको 5 जनवरी को होने वाला, आप उसमें देखिएगा जरूर 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेगा, और सीधा सीधा सेम टू सेम मिलेगा, कहीं इसमें 3-5 भी नहीं किया होगा, मतलब कि ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए, तो धान के दानों को डंडियों से पृथक किस विधि से करते हैं, तो इसको विधि कौन विधि लगाते हैं हम लोग, थ्रेसिंग द्वारा ना। धान के दानों को डंडी से अलग कौन विधि से करते हैं हम लोग, थ्रेसिंग विधि से करते हैं, थ्रेसर द्वारा करते हैं। किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं, किसी ठोस पदार्थ को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त करना है तो वह विधि क्या कहलाएगा, रवाकरण द्वारा। ठीक है,
गंधक कणों से लोहे के बुरादे को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो फिर देखिए, गंधक है, लोहा का कण है, लोहा का कण जैसे ही आ जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, तो आप सीधे उसको चुंबकीय विधि से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, समुद्र जल से नमक को प्राप्त करते हैं हम लोग। समुद्र जल से नमक को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो समुद्र जल से हम लोग नमक को प्राप्त करते हैं वाष्पन विधि के द्वारा। कौन विधि के द्वारा? वाष्पन विधि के द्वारा। समुद्री जल में नमक होता है, उसको पानी को क्या करते हैं? रखते हैं, सुखा देते हैं, सूखने के बाद उससे जल उड़ जाता है और नमक के रवे बच जाते हैं। इस प्रकार वहां पे कौन विधि लगाया जाता है? तो वाष्पन विधि लगाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद एक नया टॉपिक है, हाँ ठीक है, और 2 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर से नया टॉपिक एक आएगा। क्या है? निम्नांकित में कौन समांगी मिश्रण है? कि समांगी ऐसा मिश्रण जो आपस में घुल जाए, अलग अलग दिखाई न पड़े, उसके अवयव कण या उसमें जो भी पार्टिकल है, कण है, वो अलग अलग दिखाई नहीं पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण। तो क्या हो रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण कौन मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण फिर है तो जल और नमक। जल और नमक को घोल देते हैं आपस में, तो दिखता नहीं है कि नमक किधर और जल किधर है। आपको समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हम बताए शुरू में, फिर भी बताते हैं एक बार, कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण आपस में क्या हो जाए? पूरा अच्छी तरीके से घुल जाए, कहीं दिखाई न दे, तो कौन मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अब ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी कण कहाँ हो? अलग अलग पार्टी दिखाई पड़े, ठीक है, या फिर कुछ देर छोड़ देने के बाद उसके कण नीचे बैठ जाए या उसके कण अलग अलग हो जाए, तो ऐसे मिश्रण का कहते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण बताया आपको कि लोहा के छिलन और पानी को मिला दीजिए, विषमांगी मिश्रण हो गया, और दूध और पानी को मिला दीजिए आपस में, तो कौन हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। जल और नमक को भी मिला दीजिए, कौन मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। समांगी, समांगी माने एक ही में समा जाना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 18 में, निम्नांकित में कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? फिर नहीं है तो चीनी और जल। चीनी, हाँ विषमांगी की बात कर रहा है, विषमांगी। समांगी है, देखिए चीनी और जल का है समांगी, क्या कि जल पानी, जल में चीनी मिल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अब चावल दाल, तो चावल दाल का है? विषमांगी मिश्रण है। बालू नमक विषमांगी मिश्रण है। चावल कंकड़ विषमांगी मिश्रण है। तो बोला कि विषमांगी मिश्रण कौन नहीं है? तो चीनी जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, एक बार देख लें, दिक्कत लगे तो एक बार और देख लें। देखने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको क्या कर लेंगे? बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और आप परीक्षा में इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए, मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? तो मानव कंकाल में जो अस्थियां होती कितनी होती है? 206। मानव खोपड़ी में, मानव खोपड़ी में कौन सी संधि है? तो मानव खोपड़ी में जो संधि है वो क्या है? अचल संधि है। सर्प किस ओर गति करता है? सर्प जो है से किस ओर गति करता है? तो संपूर्ण शरीर, मैंने पैर से करता है, हाथ से करता है, कैसे करता है? तो पूरा संपूर्ण शरीर से करता है। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो सजीव की संरचनात्मक इकाई उसकी कोशिका है। कोशिका जो है सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका कोशिका मिलकर ही आपस में क्या बनता है? ऊतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नांकित में कौन सजीव नहीं है? सजीव नहीं है, लेकिन बालक सजीव है, गुलाब सजीव है, ऊंट सजीव है। सजीव माने जरा में जान रहे, मोटर गाड़ी सजीव नहीं है। इसका सही आंसर कौन हो गया? इसका सही आंसर हो गया मोटर गाड़ी, यह सजीव नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं? तो यह कौन सी क्रिया होता है? यह क्रिया होता है जनन। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे कंकाल तंत्र के कशेरुक एक दूसरे से जुड़क बनाते हैं, माने एक दूसरे से जुड़क बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो मेरुरज्जु के, सॉरी हमारे कंकाल तंत्र है ना, तो ये क्या बनाते हैं? मेरुदंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा, ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होता है? जनन करने से, उत्सर्जन करने से, कि प्रचलन करने से, कि पोषण करने से? तो देखिए हम लोग का शरीर का जो ऊर्जा है वो पोषण करने से होगा, उत्सर्जन करने से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे शरीर के भीतर कठोर ढांचा बनाता है क्या? तो जो हमारे शरीर के बीच एक कठोर ढांचा है, उस ढांचा को क्या कहते हैं हम लोग? कंकाल तंत्र कहते हैं। उस ढांचा को हम लोग क्या कहते हैं?
कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन है इसमें, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, फीमर है, संधि स्टेप है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का क्या नाम है, तो मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है, स्टेप है। ठीक है, यह कहाँ है, यह कान में है। ठीक है, इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। आप यदि जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मुफ्त में जेटेट एवं आकलन परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। धन्यवाद।